हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानचल एजुकेशन। तो जैसा कि आपको पता ही है कि एसएससी 11 जून को नोटिफिकेशन निकालेगा एसएससी सीजीएल 2024 का। बहुत सारे सवाल आप लोगों के मन में हैं, बहुत सारे अभी मेरे पास में फ़ोन भी आ रहे हैं और आप ये जानना चाहते हो कि एग्जैक्टली डेट्स क्या होंगी। और ये बहुत जेन्युइन कंसर्न है दोस्तों। जैसे मैं भी इसी दौर से गुजरा हूँ, तो मुझे पता है कि जब आप पढ़ाई कर रहे होते हो तो कहीं ना कहीं आपको एग्जैक्टली अगर डेट्स पता चल जाए तो कहीं ना कहीं आपको एक अनुमान लग जाता है कि आपको आपकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में मैं दो चीज़ें डिस्कस करूंगा। पहली चीज़, तो बहुत सारे बच्चों ने ये डाउट डाउट था जेएसओ की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के, तो वो बताऊंगा। और दूसरा, हम एसएससी सीजीएल की सारी डेट्स देखने वाले हैं, टीयर 1 टीयर 2, ठीक है। टीयर 1 की एग्जाम डेट, फिर टीयर 1 का आपका रिजल्ट का डेट, और फिर टीयर 2 की एग्जाम डेट, ठीक है। और बता दूं कि मतलब कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है, मतलब अनऑफिशियल ही है। और मैं कैसे कर पाऊंगा वो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि हम कैसे देखेंगे टीयर 1 टीयर 2 की डेट्स। सबसे पहली बात तो यार जेएसओ को लेकर के बात कर लेते हैं। आप ऐसे कई लोग इस चीज़ को पूछते हैं कि जेएसओ का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, भाई जेएसओ के लिए क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए। बहुत सारा कंफ्यूजन भी इस चीज़ को लेकर के है। तो मैं इस वीडियो में ना सारी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। बहुत मुश्किल तो नहीं समझना, फिर भी ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता, तो बता देता हूँ। अब पहली चीज़ तो ये कि ना, ये बहुत कम बच्चों को पता होता है कि इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की जो पोस्ट है, जो कि ये ग्रुप बी की पोस्ट है ना, और ये ऑफिसर लेवल की रैंक है 4200 ग्रेड पे की होती है, मतलब कि लेवल 6 का होता है, ठीक है। अगर आप बात करें दिल्ली में, तो दिल्ली में भी आप ज्वाइन करेंगे तो आपको लगभग 60-65 हज़ार के आसपास आपकी इन हैंड सैलरी होगी। तो पोस्ट काफ़ी अच्छी है, लेकिन इस एकमात्र यही पोस्ट है एसएससी सीजीएल में जिसकी एज लिमिट जो है वो 32 साल है, 32 ईयर्स है, ठीक है ना। तो अगर आप 30+ हो चुके हो या आपको लगता है कि आपको एक्स्ट्रा चांस चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब होता क्या है, जब नोटिफिकेशन आएगा एसएससी सीजीएल का, तो उस एग्ज़ाम नोटिस में जब आप अप्लाई करोगे तो वहाँ पर एक फॉर्म, एक ऑप्शन आएगा आपके पास में, जो आपसे ये पूछेगा कि क्या आप जेएसओ के लिए अप्लाई करना चाहते हो या नहीं, है ना। तो वहाँ पर आपको यस कर देना है अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो, और ज़रूर करना अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो तो आप इसको लिए अप्लाई जरूर करना, क्योंकि इसको अप्लाई करने में कोई नुकसान नहीं है। अगर आप इसके लिए अप्लाई कर देते हो और मान लो इसके पेपर में आप नहीं बैठते हो या इसके पेपर में आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो, तो आपको कोई नुकसान नहीं है। आप केवल और केवल इस पर्टिकुलर पोस्ट से बाहर हो जाओगे, सिर्फ इतना ही होने वाला है। अगर मान लो कि आप अप्लाई कर देते हो, यस कर देते हो, तो आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा टीयर 2 में, आपको इस पेपर के लिए अलग से बुलाया जाएगा जो स्टैटिस्टिक्स होता है। तो अगर आप मान लो उस पेपर में ना बैठो या उसके लिए तैयारी ना करो तो कोई नुकसान नहीं। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि कृपया करके इसके लिए अप्लाई जरूर करें, ठीक है। इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो क्या है, बहुत सिंपल सा यार। दो चीज़ें देखो, एसएससी का ये सीजीएल 2023 का नोटिफिकेशन बता रहा हूँ। 8.2 का पॉइंट था जिसमें क्लियर कट इन्होंने लिखा हुआ है कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो ये सिंपल सी बात पूछ रहे हैं, बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट विद एटलीस्ट 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एट 20 स्टैंडर्ड लेवल। मतलब कि जो 12th आपकी 12th आपने पढ़ रखी है, ऑब्वियस सी बात है, आपने 12वीं पढ़ी हुई, तो 12वीं में आपका जो मैथ्स आपका होगा, अगर आपने मैथ्स पढ़ा हुआ है तो मैथ्स में आपके जो 60% मार्क्स होना चाहिए, मतलब कि 100 में से 60 होना चाहिए। मान लो कि आपके 50 नंबर का ही मैथ्स था, तो फिर उसमें 50 में से 30 होना चाहिए। समझ में आ गया। ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। या तो ये होना चाहिए, मतलब कि ये इसके अलावा एक और है, पर ये केवल या तो अगर है, अगर आपने ग्रेजुएशन में स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है नहीं पढ़ा उससे मतलब नहीं है, केवल 12वीं की बात हो रही है। तो 12वीं में आपके मैथ्स होना चाहिए और मैथ्स में आपके मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए। अगर मान लो आपने 12th में मैथ्स नहीं पढ़ा, सपोज आपका बीकॉम था या आपका बायोलॉजी था, कुछ भी दूसरा आप आर्ट्स आपने लिया होगा, ह्यूमैनिटीज आप पढ़ रहे थे, आपने मैथ्स पढ़ा ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर क्या हो सकता है, एक कंडीशन और है, बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विथ स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल। मतलब ये कि पूरी ग्रेजुएशन में आपने एक बार कभी भी स्टैटिस्टिक्स पढ़ा हो, ठीक है। तो एक चीज़ आपको समझना है कि इसमें दो चीज़ बोली जा रही है। देखो, या तो 12th में मैथ्स होगा, है ना, या फिर ग्रेजुएशन में स्टैटिस्टिक्स होगा, ठीक है ना। अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि उनको लगता है कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, दोनों में से आपको एक ही कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। या तो 12th में मैथ्स हो और मैथ्स में आपके 60% मार्क्स हो, 60% मार्क्स हो, ठीक है ना। मान लो कि आपका मैथ्स का पेपर 80 नंबर का है, तो उसमें से आपको कितने चाहिए, 48 चाहिए, है ना, ठीक है। ये सिंपल सा बेसिक्स है। और अगर ये नहीं है तो और, है ना, या फिर ये होना चाहिए ग्रेजुएशन में स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए। अब ग्रेजुएशन में स्टैटिस्टिक्स में बहुत सारे बच्चों को ये डाउट था। कल भी एक स्टूडेंट का फोन आया था, वो कह रहा था कि 6 सेमेस्टर्स हैं हमारे,
है ना। तो 6 सेमेस्टर में से भी क्या 2 सेमेस्टर में होना चाहिए, है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर 6 सेमेस्टर तो किसी भी एक सेमेस्टर में आपके ग्रेजुएशन में स्टैटिस्टिक्स एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए, मतलब कि आपकी मार्कशीट में कहीं भी ये लिखा होना चाहिए कि आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा हुआ है। अगर ऐसा है तो आप दोस्तों इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, और मेरा भरोसा करो अगर आप एलिजिबल हो ना तो इसके लिए अप्लाई जरूर करना। एक ऑप्शन अपने हाथ में रखो, ये एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है ना, ये एक एडिशनल ऑप्शन है। इसमें इस पेपर के लिए, इसके लिए मैं आपको बताऊंगा, अभी आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ना होगा अलग से, इसकी तैयारी हम करवाते हैं। और अगर आप लास्ट 3-4 साल के अगर रिजल्ट देखोगे तो मेजोरिटी जो जेएसओ बने वो अपनी बैच से बने हुए, इसी कोर्स से पढ़ के बने। पर फिलहाल मैं आपको ये कह रहा हूँ कि पढ़ना ये तो सेकेंडरी चीज़ है, पढ़ लोगे बड़ी बात नहीं, एक सब्जेक्ट ही तो है। बट इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हो, जो कि अभी आपको एग्जाम नोटिस में आएगा अप्लाई करने का ऑप्शन, तो अगर आप अप्लाई करोगे तो आपके लिए एक पोस्ट और बढ़ जाती है, एक अपॉर्चुनिटी और बढ़ जाती है, और उसमें कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। तो अगर आप अप्लाई एलिजिबल हो तो जरूर इसके लिए अप्लाई करना। अप्लाई करने के बाद में क्या होता है, आपका जो टीयर 2 होगा, टीयर 2 में पेपर होगा अलग से, पेपर 2 स्टैटिस्टिक्स। पेपर 1 तो कंपलसरी है टीयर 2 में। टीयर 2 में जो मेंस है, मेंस के अंदर आपको सब कुछ एग्जाम देना है। पेपर 1 में क्या क्या होगा, क्वांट रीजनिंग, जी इंग्लिश, कंप्यूटर और टाइपिंग, ये 6 चीज़ तो आपको करना ही, सबको करना है। जितने बच्चे टीयर 2 दे रहे हैं सबको ये 6 चीज़ें देना है। लेकिन अगर आप जेएसओ के लिए अप्लाई कर रहे हो तो एक स्टैटिस्टिक्स का पेपर होता है अलग से, इसके लिए आपको अलग से पढ़ना होता है। तो इसकी प्रिपरेशन हमारे प्लेटफॉर्म पे, पूरा स्टडी मटेरियल आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हर चीज़ अवेलेबल है यहाँ पे। तो अगर आपने एनरोल करना चाहते हो, इसके लिए पढ़ना चाहते हो अभी से, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके कर सकते हो। अभी कूपन कोड चल रहा है JSO 2024, ये कूपन कोड है, लगा देना तो आपको अच्छा खासा इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। और जो बच्चे पास्ट में सिलेक्ट हुए हैं उनसे भी आप ले सकते हो। जो बच्चे इसी बैच से पढ़ के 2023 में सिलेक्ट हुए हैं, 22 में हुए हैं, 21 में हुए हैं, और आप उनके टेस्टिमोनियल्स देख सकते हो मेरे प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब चैनल पे आपको, या टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्टैटिस्टिक्स का। उम्मीद करता हूँ इसके रिगार्डिंग काफ़ी डाउट्स आपको क्लियर हुए होंगे, और अभी भी कुछ डाउट है तो कमेंट्स में लिखना, मैं कोशिश करूँगा उसको फिर वीडियो बना करके सॉल्व करने की। अब आते हैं अपनी डेट के ऊपर, एग्जाम डेट्स, ठीक है। तो आपकी CGL 2024 का टीयर 1 का एग्जाम डेट, टीयर 1 का रिजल्ट का डेट और टीयर 2 की एग्जाम डेट क्या हो सकती है, ठीक है। हमको केवल इतना सा पता है, SSC ने केवल ये बता रखा है कि नोटिफिकेशन आपका 11 जून को आएगा और टीयर 1 का एग्जाम सितंबर अक्टूबर में होगा, लेकिन वो कब होगा हमको नहीं पता है। तो हम क्या कर सकते हैं, जो CGL 2023 वाला एग्जाम है उसका क्या क्या हुआ था, एक एक इवेंट हम उसके हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है। मैं ये क्लेम नहीं कर रहा कि 100% यही डेट होंगी जो मैं बताऊंगा, लेकिन इसके आसपास ही होने वाली है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, CGL 2023 जो है, ध्यान से देखना, अब काम की चीज़ है। CGL 2023 जो था वो, उसका नोटिफिकेशन आया था 3 अप्रैल 2023 को, और लास्ट डेट थी अप्लाई करने की 5 मई, ठीक है। जो चालान वगैरह सब फॉर्म भरते हो बैंक में, वो लास्ट डेट 5 मई थी। उसको करेक्शन उन्होंने दिया 7-8 मई को, मतलब ये 8 मई जो थी वो आखिरी तारीख थी नोटिफिकेशन आने के बाद। 8 मई को आपके सारे फॉर्म फाइनली सबमिट हो चुके थे, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे CGL की अगर बात करें 2024 की, SSC ये कह रहा है कि 11 जून को वो एग्जाम नोटिस आएगा। अगर 11 जून को नोटिस आएगा तो डेफिनेट सी बात है, जैसे पुराना हिसाब है 12 जुलाई तक वो चलेगा फॉर्म, और 12 जुलाई तक चलेगा। उसके बाद आपकी जो करेक्शन है वो 14-15 जुलाई होगी। तो इसका अगर अनुमान निकालें अपन, तो टीयर 1 का जो डेट है, मतलब कि नोटिस आया और आखिरी दिन जो करेक्शन वाली डेट है वहाँ से अगर चलें, और टीयर 1 का जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो रहा है 14 जुलाई को, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो दूरी है वो है 67 डेज़ की। मतलब ये कि जो आपका करेक्शन वाला डेट था लास्ट, जिस दिन आपके सारे फॉर्म सबमिट हो गए, उस तारीख से अगर देखें, उस तारीख से 67 डेज़ के बाद में आपका टीयर 1 का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया था, ठीक है। तो यही हिसाब इसी में लगा देते हैं, 15 जुलाई में 67 जोड़ देते हैं तो आपका आ गया 20 सितंबर से 10 अक्टूबर आपका टीयर 1 चलेगा। अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ बता देता हूँ, जो टीयर 1 का एग्ज़ाम आपका 2023 में हुआ था, ये चला था 14 दिन तक, है ना, ये 14 डेज चला। तो ये 14 डेज चला, उस ये किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, कितने बच्चों ने अप्लाई किया है। तो अप्लाई बहुत कम बच्चों ने किया था, डेफिनेट सी बात है, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम थी, है ना, सब 7500 के आसपास। इस बार थोड़ी ज़्यादा वैकेंसी है, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि लगभग ये 20 दिन एग्जाम चलना चाहिए, इसलिए मैंने अनुमानित ये लिया है 20 सितंबर से 10 अक्टूबर आपका एग्ज़ाम चलने वाला है, ठीक है। इसके बाद जब आपका टीयर 1 कंप्लीट हो गया, उसके बाद में जो आपका रिजल्ट आया था लास्ट ईयर 19 सितंबर 2023 को रिजल्ट आया था आपका, ठीक है। तो जब 19 तारीख को रिजल्ट आया वो 54 डेज़ के बाद आया, मतलब कि जब आपका टीयर 1 का एग्ज़ाम खत्म हो जाता है उसके लगभग 54 दिन, मतलब वो 2 महीने के आसपास वो समय लेते हैं, उतने दिन में आपका रिजल्ट आ जाता है। तो अगर इस हिसाब से यहाँ हिसाब लगाएंगे तो 54 डेज आप जोड़ देंगे इसमें, तो 3 दिसंबर के आसपास आपका, मतलब कि दिसंबर फर्स्ट वीक में आपका टीयर 1 का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है।
मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये कोई मतलब मैं ये सिर्फ अनुमानित है केवल आपकी संतुष्टि के लिए, क्योंकि मुझे बार बार मैसेज आ रहे थे कि ये बता दो कि डेट क्या होगी। तो और वो सही भी है, क्योंकि जब प्रिपरेशन करते हैं तो थोड़ा सा एक रहता है क्यूरियोसिटी कि यार पता चल जाए कि क्या हो सकता है, होने वाला है। तो हमको थोड़ी सी क्लैरिटी मिलती है प्रिपरेशन में, और स्ट्रेटेजी को हम उसके अकॉर्डिंग स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका रिजल्ट। अब रिजल्ट के बाद बात करें तो टीयर 2 का जो एग्ज़ाम है वो हुआ था 26 अक्टूबर 27 अक्टूबर, मतलब कि 2 दिन चला था। ऑब्वियस सी बात है, 2 दिन चलता है। तो वो जो हुआ था आपका एग्ज़ाम वो 37 दिन बाद हो गया था, मतलब रिजल्ट जिस दिन आया उसके 37 डेज बाद आपका टीयर 2 का एग्ज़ाम हो गया। तो इसी का अगर हिसाब लगाएं तो आपका जो टीयर 2 का एग्ज़ाम होने वाला है वो 9-10 जनवरी को होगा, है ना। ये अनुमानित है, फिर से कह रहा हूँ, ये प्लस माइनस 4-5 दिन कर लेना, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होने वाला है। क्योंकि अगर आप ये हिसाब देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि एसएससी का काम करने का पैटर्न क्या है। एसएससी मतलब ये मॉडरेट डेट्स है ना, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो नोटिस आने के बाद में लगभग 67 डेज बाद आपका टीयर 2 टीयर 1 होने वाला है ना, लगभग 67 डेज। तो 2 महीने पकड़ के चलना कि 11 जून को नोटिस आ रहा तो उसके 2 महीने में एसएससी एग्जाम करवा लेगा आपका, 2-2.25 महीना मैक्सिमम। और अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो 80 और 90 दिन, है ना। तो टीयर 1 का एग्जाम जो खत्म हो रहा है वहाँ से अगर आप टोटल देखेंगे टीयर 2 का रिजल्ट सब मिलाकर उसमें 3 महीने लगते हैं, लगभग 90 दिन देख लो हो रहा है, एक 91 दिन। तो टीयर 1 का एग्जाम और टीयर 2 के एग्जाम के बीच में आपको 3 महीने का समय मिलता है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि चीज़ों को इसे लेके चलो। मैंने अनुमानित आपको बता दिया है, इससे आपको कहीं ना कहीं बहुत हेल्प मिलने वाली है। आपको ये समझ में आ जाएगा कि तैयारी करनी है। टीयर 1 के पहले पहले मेरी एक सलाह है यार, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि बहुत सारी चीज़ें बाद में पढ़ लेंगे, ऐसा मत करना दोस्तों। एग्जाम का पैटर्न चेंज हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो चुकी है। टीयर 1 जो है ना, वो पहली बात तो ये कि हर कुछ जो टीयर 1 में आ रहा है वो टीयर 2 में भी आ रहा है। क्वांट, रीजनिंग, जी इंग्लिश, चारों चीज़ आप पढ़ रहे हो वो टीयर 2 में भी आ रहा है। तो आपका सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, आपकी जो तैयारी है वो स्टार्ट ही टीयर 2 से होना चाहिए। क्योंकि आप टीयर 2 की तैयारी कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपकी टीयर 1 की तैयारी हो रही है, ठीक है ना। क्योंकि पहले क्या होता था, जब पैटर्न चेंज नहीं हुआ था तो वहाँ पर केवल इंग्लिश और क्वांट ही आता था टीयर 2 में, तो आपको रीजनिंग और जीए केवल टीयर 1 के लिए पढ़ना पड़ता था। अब ऐसा नहीं है, समझ में आया। तो अब जब तैयारी स्टार्ट करोगे तो टीयर 2 की तैयारी पहले करोगे, फिर आपको ऑटोमेटिकली टीयर 1 की हो जाएगी। और जो बच्चे जेएसओ के लिए पढ़ रहे हैं या डबल एओ की पोस्ट के लिए फाइनेंस अकाउंट्स पढ़ेंगे, उनको भी कहूँगा कि यार ये स्टैटिस्टिक्स हो गया या डबल एओ वाला फाइनेंस अकाउंट्स इकोनॉमिक्स वाला पेपर है, उसी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन पढ़ना स्टार्ट कर दो। अगर पर्टिकुलर जेएसओ के लिए आप एलिजिबल हो तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि कम से कम थोड़ा भी पढ़ोगे ना तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी टीयर 1 के बाद। टीयर 1 और टीयर 2 है, इन दोनों के बीच का जो गैप है ना, ये रिवीजन के लिए होता है दोस्तों, ये नई चीज़ उठाने के लिए नहीं है। अगर आपको टॉप होना है, अगर आपको रैंक लगानी है, आपको ढंग से कुछ निकालना है, तो आपको फिर यही करना है, आपको कम से कम तैयारी उस समय पर नहीं उठानी है, जो नया कुछ नहीं उठाना है टीयर 1 के बाद में। टीयर 1 धड़ाधड़ रिविजन होना चाहिए, तो ही आप अच्छी रैंक लगा पाओगे। और मैं से बोल रहा हूँ, मैं ये बात सालों से बोल रहा हूँ, इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सिलेक्शन ले रहे हो नहीं ले रहे हो। इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप सिलेक्शन ले रहे हो तो आपका रैंक क्या लग रही है। जितनी अच्छी आपकी रैंक होगी ना, आपका जो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म में आप जो लिखोगे कि टॉप प्रायोरिटी में ये पोस्ट चाहिए और फिर प्लेस ऑफ पोस्टिंग भी, दोनों ही उस पर डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो रैंक बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल सिलेक्शन लेना इंपॉर्टेंट नहीं। 15,000 बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, 15,000 भी आपकी रैंक है ना, तो सबसे जो बचा हुआ वो आपको मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो खराब चीज़ है, ठीक है, वो भी एक अचीवमेंट है अपने आप में। लाखों बच्चे तैयारी कर रहे हो, कुछ बच्चे आप निकल के आ रहे हो, बट मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है, एक है ना कि यार जब मेहनत कर रहे हो थोड़ी सी ज़्यादा कर लो, कलबंदी से कर लो, स्ट्रैटेजी अच्छी बना लो। पढ़ रहे हो ना, मेहनत कर ही रहे हो तो थोड़ा दिमाग से करो ना। जब आपको पता है कि टीयर 2 के बीच में समय नहीं होता है, देखो ना क्या समय मिल रहा है आपको, मतलब कुछ भी नहीं। इनफैक्ट बहुत सारे बच्चे तो टीयर 1 के रिजल्ट का इंतजार करते हैं। तो देख लो रिजल्ट के बाद, मतलब रिजल्ट आपका कब आ रहा है, 19 सितंबर को आपका रिजल्ट आया है, और 37 दिन के बाद आपका लगभग 40 दिन मैक्सिमम, आपका 35-40 दिन में आपका टीयर 2 ले ले रहा है एसएससी, मतलब आपको टाइम देगा ही नहीं पढ़ने का वो। तो ये तो बेवकूफ़ी हो गई ना, आपके आप टीयर 1 के बाद में तैयारी करना शुरू कर रहे हो कोई चीज़ की, तो मत करो यार। और स्पेशली जो बच्चे जुड़े हुए हैं मुझसे, उनको पता है अगर जेएसओ के लिए पढ़ना है, स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है, तो अभी से पढ़ना चालू कर दो, ठीक है। इसलिए मैंने फिलहाल कूपन कोड रखा हुआ है, अगर आपको डिस्काउंट वगैरह का कुछ इशू है तो लगा लेना, आपको मिल जाएगा, ठीक है। पर अब सिंसियरली कर लेना, जिन बच्चों ने अभी तक बहुत टाइम बर्बाद किया, कह रहा हूँ दोस्तों, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छा समय है, ठीक है। एग्जाम अच्छी तरह से हो रही है, ट्रांसपेरेंसी हो रही है और टाइम पे हो जा रही है। एग्जाम हुई, रिजल्ट आया और ज्वाइनिंग भी आ रही है, तो ये बहुत अच्छा
चल रहा है, अच्छे से मेहनत करो और एक ही बार में एग्जाम निकालो, ठीक है। तो और कुछ भी पूछना है, कुछ चाहते हो पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाओ कुछ भी, तो कमेंट सेक्शन खुला है, बिल्कुल आराम से आके बोल सकते हो। मैं कोशिश करूंगा आपकी जो रिक्वायरमेंट है फुलफिल करने का, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।